नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी गलतफहमी का 13वां और अंतिम भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है शिवा की प्रतिक्रिया और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 13वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी गलतफहमी, भाग 13वां। नाम शिवा की प्रतिक्रिया। वृंदा की कहानी को पढ़ने के तुरंत बाद मैंने सुरभि को फोन किया और उसे अपने पास आने के लिए कहा। सुरभि बिना देर लगाए तुरंत मेरे पास मेरे दफ्तर में पहुंच गई। क्या हुआ दीदी? आपने मुझे यूं तुरंत से आने के लिए क्यों कहा? क्या कोई काम था? सुरभि, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले तुम आराम से बैठो, सांस ले लो, फिर हम बात करते हैं। जी बोलिए, मैं बैठ गई हूँ। अब बताओ क्या काम है? मैंने वृंदा की कहानी को पूरा पढ़ लिया है। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। कैसी लगी कहानी? दरअसल वृंदा की कहानी का मुझे अच्छा लगना या बुरा लगना यह मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी और मेरी कहानी लगभग एक जैसी ही थी। जब मैं उसकी कहानी को पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी कहानी को खुद पढ़ रही हूँ। लेकिन हम दोनों की कहानी में एक ऐसी बात है जो हम दोनों की कहानी को सबसे अलग बनाती है। कौन सी बात? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने अपनी कहानी लिखी और मेरी इस कहानी को उपन्यास का रूप देने में मेरी सहेली, जो कि मेरे पति की दूसरी पत्नी भी है, उसने मेरा साथ दिया। मेरी यह कहानी, जो कि अब उपन्यास का रूप ले चुकी है, उसने कई लोगों का घर टूटने से बचाया, जिससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि जिस मकसद को लेकर मैंने यह कहानी लिखी थी, वह मकसद पूरा हो गया है। लेकिन मेरे मन में एक बात हमेशा चुभती रहती है कि मैं अपनी यह कहानी अपने पति को नहीं सुना पाई और उनसे माफी नहीं मांग पाई। क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि आप यह कहानी अपने पति को क्यों नहीं सुना पाई? क्योंकि कहानी लिखने से पहले ही मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि मरने से पहले मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया था, लेकिन फिर भी इस बात का पश्चाताप मुझे अक्सर होता रहता है कि अगर वह जीवित होते तो मेरी यह कहानी पढ़कर उनकी कैसी प्रतिक्रिया होती। क्योंकि मैंने जो गलती की उसकी माफ़ी तो मैंने उनके अंतिम समय में उनसे मांग ली थी, लेकिन यह गलती मैंने किस वजह से की यह मैं उन्हें नहीं बता पाई। इस बात का पश्चाताप मुझे अक्सर होता रहता है। साफ साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैं यह जानना चाहती थी कि मेरी यह कहानी पढ़कर मेरे पति की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं वृंदा की यह कहानी उसके पति को पढ़ने के लिए दूंगी, ताकि मैं वृंदा के पति की इस कहानी पर उसकी प्रतिक्रिया को जान सकूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जैसी प्रतिक्रिया वृंदा के पति की होगी उसकी कहानी को पढ़ने के बाद होगी, ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया मेरी कहानी पढ़ने के बाद मेरे पति की होती। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम मेरी मुलाकात वृंदा के पति शिवा से करवा सकती हो? हाँ, मेरा उससे संपर्क तो बहुत कम रहता है, लेकिन अगर मैं उनसे बात करूंगी तो वह मुझे मना नहीं करेगा। मैं उससे संपर्क करने के बाद आपसे बात कर लूंगी। कुछ देर बातें करने के बाद सुरभि अपने घर की ओर चली गई और उसने मुझे यह आश्वासन दिया कि वह मेरी मुलाकात शिवा से जरूर करवाएगी। कुछ दिनों बाद सुरभि का फोन आया और उसने मुझे शिवा से मुलाकात करने के बारे में बताया। उसने कहा कि वह हमसे मुलाकात करने के लिए मान गया है। सुरभि की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश थी और खुशी के साथ साथ मुझे एक उत्सुकता भी थी। मैं यह जानने के लिए काफी उत्सुक थी कि वृंदा की कहानी पढ़ने के बाद शिवा की उस पर कैसी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि मेरा यह मानना था कि अगर हम दोनों की कहानी भी लगभग एक समान है,
तो मेरे पति चीकू की प्रतिक्रिया भी ठीक वृंदा के पति के समान ही होती। वृंदा के पति शिवा से मुलाकात करने के लिए मैं और सुरभि तयशुदा समय पर उसके घर चले गए। शिवा ने हम दोनों का स्वागत बहुत जोर शोर से किया। सुरभि और शिवा दोनों बातें करने लग गए। वह अपनी बातों में अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद शिवा ने सुरभि से कहा, बहन जी, आप फोन में कुछ जरूरी काम की बात कर रही थी। कहिए क्या काम था और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हाँ, वो वृंदा के कमरे से मुझे एक डायरी मिली है। मैंने सोचा शायद आपके किसी काम आ सके। सुरभि ने झूठ बोलते हुए धीरे से बोला, डायरी? कैसी डायरी? क्या है उस डायरी में जिसे देने के लिए आप विशेष तौर पर मेरे पास आई हैं? मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी है। क्या लिखा है उसमें? उसमें वृंदा ने अपने जीवन के बारे में लिखा है। बाकी आप स्वयं पढ़ कर देख लें। ठीक है, आप मुझे वह डायरी दे दें। मैं समय निकाल कर पढ़ लूंगा। नहीं, अगर आप उसे अभी पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, क्यों? अभी क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। शिवा ने हैरानी से पूछा। दरअसल वृंदा की यह आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी इस कहानी को हम दोनों के सामने पढ़ा जाए ताकि इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें आपकी प्रतिक्रिया के बारे में पता लग सके। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप कुछ देर इंतजार कीजिए। मैं अभी आपको पढ़कर बता देता हूँ। यह कहकर शिवा डायरी को पढ़ने बैठ गया और हम दोनों बैठकर चाय वगैरह पीने लग गए। वृंदा की डायरी पढ़ने के बाद शिवा ने डायरी को जोर से मेज पर पटका और हम दोनों की तरफ देखते हुए हमसे कहा, बहन जी, एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत पूरी की पूरी वृंदा की इस कहानी के ऊपर या यूं कह ले खुद वृंदा के ऊपर सिद्ध होती है। अब उसका इस कहानी लिखने का क्या फायदा जब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे लिए यह कहानी अब किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरा जीवन तो उसने पहले ही बर्बाद कर दिया है। अब उसका इस कहानी लिखकर पछतावा करने का क्या फायदा जब यह पछतावा मेरे किसी काम का नहीं। हाँ, हो सकता है यह कहानी उन लोगों के लिए एक मददगार साबित हो जो तलाक का केस भुगत रहे हैं या जिनके घर टूटने के कगार पर हैं। यह कहानी उनके लिए तो मददगार होगी, लेकिन मेरे लिए इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। वृंदा को अपने किए पर पछतावा है और उसने अपना यह पछतावा प्रकट करने के लिए यह कहानी तो लिख दी या यूं कह ले कि अपने मन की बात लिखकर दुनिया के सामने रख दी। लेकिन मैं अपने मन की बात किसको बताऊं? मैं अपने दिल का दर्द किसको सुनाऊं? मैं सारी उम्र यही चाहता रहा कि एक बार, सिर्फ एक बार वृंदा मेरे सामने बैठे और मैं उससे कुछ सवालात पूछूं और वह मेरे कई सवालों में से किसी एक सवाल का भी जवाब दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरी यह ख्वाहिश मेरे मन में ही दबी रह गई। इसके बाद शिवा ने हमारी ओर देखा और कहा, आप दोनों उसकी सहेलियां हैं। आप उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ रही हैं। क्या आप वृंदा की तरफ से मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकती हैं? वृंदा ने अपनी कहानी में लिखा है कि वह यह सब अपनी एक मौसी के कहने पर कर रही है या उनके हाथों की कठपुतली बन चुकी है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या वह बच्ची थी, नादान थी, नासमझ थी कि एक औरत के कहने पर अपना घर बर्बाद करने पर आमादा हो गई, और वह भी उस औरत के कहने पर जिसने सारी उम्र अपना खुद का घर ना बसाया हो। शायद वृंदा की उस मौसी के बारे में आप कम जानते हो, लेकिन मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। उसके बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ वह आपको बता पाना सही नहीं है। मुझे साफ साफ दिख रहा था का वृंदा की वह मौसी जिसके कहने पर वह चल रही है वह उसका घर बर्बाद कर देगी। जिस वजह से मैंने कई बार वृंदा को उससे मिलने से मना करता था, लेकिन वह मेरा कहना नहीं मानती थी, जिसका नतीजा आपके सामने है। कुछ देर चुप रहने के बाद
वृंदा ने तो अपनी कहानी में लिख दिया कि वह किसी ना किसी तरह से गुजारा करके अपने केस लड़ने के लिए पैसे पूरे कर रही थी, लेकिन मेरा क्या? क्या उसने मेरे बारे में भी जानने की कभी कोशिश की थी कि मैं अपना गुजारा किस प्रकार से कर रहा था? वृंदा को तो सिर्फ अपना केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मुझे तो अपने केस के साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ को और दोनों बहनों का खर्चा चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत थी। मेरी बूढ़ी माँ, जो कि मेरे पिताजी के चले जाने के बाद अक्सर बीमार रहती थी, उनका दवाइयों का खर्चा, मेरी दोनों बहनें जिनकी उम्र शादी की हो चुकी थी, उनकी शादी का खर्चा अलग से, और उसके साथ साथ अपना घर का खर्च, फिर केस के ऊपर भी पैसा खर्च करना। क्या इसके बारे में कभी वृंदा ने सोचा था? कभी नहीं। मुझे वकीलों ने कई बार यह सलाह दी कि तुम तलाक देकर उससे से पीछा छुड़वा लो, लेकिन मैंने कभी भी उसको तलाक देने के बारे में नहीं सोचा। मैं हमेशा यही चाहता रहा कि वह वापस आ जाए और वापस आकर अपना घर बसा ले। यही वजह थी कि मैं हर बार तलाक के केस की तारीख आगे बढ़ावा देता, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी वृंदा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मेरे पास जरूर वापस आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह अहंकारी औरत तलाक लेकर ही मानी, क्योंकि उसके अनुसार हार उसको मंजूर नहीं थी। वह हार जो कि एक गलतफहमी की बुनियाद पर टिकी हुई थी। वृंदा को तलाक देने के बाद मैंने कभी भी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था। वह मेरा पहला और आखिरी प्यार था। मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। उसकी कहानी पढ़ने के बाद मुझे खुशी है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन आप बताएं, इस गलती का अब पछतावा करने से क्या फायदा? शिवा की यह बातें सुनकर हमारे पास उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं था। हम दोनों चुपचाप सिर झुकाए उसके सामने बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह सब हमारी वजह से हुआ था। हम अपने आप को गुनाहगार मान रहे थे। कुछ देर के बाद मैंने शिवा से पूछा, तो क्या आपने वृंदा को माफ कर दिया? बहन जी, शायद आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। अब उसे माफ करने या ना करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो अगर मैं कहूं कि मैंने उसे माफ कर दिया, तो क्या होगा? क्या इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? अगर आप समझती हैं कि मेरे माफ करने से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है, तो हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी गलतफहमी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें glatfhme@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कोई भी कहानी पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके या मेल करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं अगली किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।